वेलकम आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर, और अब तक आप जान भी चुके होंगे। तो आइए हम लोग जहां लास्ट टर्म पे थे वहीं से शुरू करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 12 आपको लगवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए थे हम। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पूछ रहा है। हम लोगों ने यूनिट वाला टॉपिक समाप्त कर लिया था और अब हम लोग उसके क्वेश्चंस लगा रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन बाकी हैं वो देख लेते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट पूछ रहा है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि कई आपको ऐसी क्वांटिटी मिलेगी जो ब्रांड न्यू होगी, जो आपने कभी सुनी देखी नहीं होगी। तो यहां पर जो बनेगा, क्या बनेगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है थर्मल कंडक्टिविटी के लिए, वो मैं लिखने जा रहा हूं। थर्मल कंडक्टिविटी, हमें कंडक्टिविटी, जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है हिंदी में कहते हैं इसको ऊष्मा चालकता। अब आपके सामने ये क्वांटिटी नहीं है, कई क्वांटिटी ऐसी मिलने वाली इस चैप्टर के अंदर जो बिल्कुल नहीं होगी, और आपको क्या करना होता है, आपको उसकी यूनिट लिखनी होती है। तो जब फॉर्मूला नहीं पता तो कैसे लिखेंगे? चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे फिजिक्स सब आते चले जाएंगे। इस चैप्टर में आपको जो भी नया क्वांटिटी मिले, जो भी नया फॉर्मूला मिले, उसे रट लीजिए एज इट इज, रटे रहिए और कुछ नहीं, कोई तरीका नहीं है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा बाई में एल। ठीक, डेल्टा एच हीट की एक तरह की एनर्जी होती है, और हीट अगर एनर्जी है तो उसकी यूनिट क्या है, जूल है। बाई में टाइम की होती है सेकेंड, टाइम की होती है सेकेंड। यहां पर के है, ए इज द एरिया, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और थीटा की केल्विन होती है। तो मैं केल्विन को कंप्लीट पूरा लिख रहा हूं, यहां पर मैं कुछ काट पीट नहीं, मतलब के नहीं लिख रहा हूं, वरना के से के में कंफ्यूजन हो जाएगा। बाई में मीटर, तो मीटर से मीटर गया, जूल बाई सेकेंड को वाट कहते हैं, तो वाट बराबर हो गया के इंटू में मीटर केल्विन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहां से। तो यहां से के की जो यूनिट बनेगी क्या बनेगी, वाट बाई में मीटर केल्विन। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं वाट, और मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, और केल्विन का के इनवर्स हो जाएगा। तो जरा देखिए कौन सा ऑप्शन बढ़ जाएगा, ये रहा आपके सामने, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, राइट, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? उसके बाद अगला ही क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस। यंग मॉडुलस की यूनिट पूछ रहा है। फिर वही बात है, अगर यंग मॉडुलस आपके लिए नया है, पहली बार है, तो आप नहीं बता पाओगे, इसलिए मैं आपको यंग्स मॉडुलस, ये भी आप 11th वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक चैप्टर, एक टॉपिक पढ़ेंगे आप, उसका नाम है इलास्टिसिटी, वहीं पर आप यंग्स मॉडुलस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस में क्या होता है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है भाई और बहनों, एफ बाई में ए इंटू में एल बाई में डेल्टा एल, एफ बाई में ए इंटू में एल बाई में डेल्टा एल, ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो यूनिट नहीं बता सकते हो, समझ में आ रहा है? चलिए, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की क्या यूनिट होती है, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लंबाई की भी मीटर, चेंज इन लंबाई की भी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही इसकी यूनिट हो गई। अच्छा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एक नाम और देते हैं, पास्कल, पास्कल। ठीक है, आप जानते हो या नहीं जानते हो, पर उसे हम पास्कल भी कहते हैं। तो द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन इज सी। आपको जो भी डीएलएफ मिलेगी उसमें आंसर्स नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं सॉल्व कराऊंगा, तो सॉल्व कराऊंगा तो आंसर्स मैं आपको बताता चला जाऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट की यूनिट पूछ रहा है। फिर वही बात है, अगर आप स्टीफन कांस्टेंट नहीं जानते हैं तो कैसे इसकी यूनिट बता सकते हैं? आइए मैं आपको स्टीफन कांस्टेंट की जानकारी देता हूं। स्टीफेंस कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। स्टीफेंस कांस्टेंट, देखिए स्टीफेंस कांस्टेंट को लेकर के एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि ये स्टीफन का एक नियम होता है,
फिर वही बात है, ये भी आप पढ़ेंगे आगे चल करके, मैं बार बार यही बात बोलूंगा, राइट। आपको क्या करना है, आपको चिंता नहीं करनी है, आपके सामने कोई भी नया फॉर्मूला आता है आप उसे रट लीजिए, अभी धीमे धीमे आप सब पढ़ते जाएंगे, ठीक है। और जब पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी तो यूनिट की चिंता आपके पास नहीं रह जाएगी। आज है आपको थोड़ी दिक्कत होगी डेफिनेटली। तो पावर का एक फॉर्मूला होता है। एक्चुअली जब किसी भी गर्म चीज को आप रखते हैं तो धीमे धीमे उसमें से हीट निकलती है, तो जो हीट पर सेकंड निकलती है, हम पावर कह रहे हैं उसे, वो बराबर होता है सिग्मा एप्सिलॉन ए थीटा की पावर 4। ये तो पावर है। व्हाट इज दिस? पावर। क्लियर? सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट है, ये कहलाता है एमिसिविटी। ये यूनिटलेस होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी, बस इतना समझ लीजिए, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ए जो यहां पर है वो एरिया है, और थीटा जो है यहां पर टेम्परेचर है। ए इज द एरिया एंड थीटा इज द टेम्परेचर। तो चलिए हम अगर सिग्मा का निकालना चाहते हैं तो सिग्मा बराबर क्या लिखोगे? P बाई में एप्सिलॉन ए थीटा की पावर 4। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। पावर की यूनिट वाट होती है। नीचे एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन की कोई यूनिट नहीं होती है। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और थीटा की केल्विन होती है। थीटा यहां टेम्परेचर है, केल्विन की पावर 4। तो स्टीफन कांस्टेंट की यूनिट क्या निकल के चली आई? वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वाट मीटर की पावर -2 और केल्विन की पावर -4। अगर ऑप्शन में देखिए किस रूप में दिया हुआ है, वाट मीटर की पावर -2 केल्विन की पावर -4, ये ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। इस क्वेश्चन को अभी मैं आपको मेजरमेंट के बाद बताऊंगा, 16 नंबर। ठीक है, मेजरमेंट एक पॉइंट है, वो बताने के बाद मैं 16 पे आऊंगा। अब मैं 17 पे आ जाता हूं एक्चुअली। ठीक है, चलिए 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? कहता है कि मैच द कॉलम, कॉलम को मैच कराइए। चलिए कॉलम को हम लोग मैच कराएंगे। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। यहीं पर मैच करा देंगे ना। सबसे पहले लिखा हुआ है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब लिखा है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी जो है उसका फॉर्मूला क्या है? एनर्जी, वो मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो एनर्जी बाई में वॉल्यूम। ये किस यूनिट से मैच करेगा? एनर्जी की यूनिट होती है जूल, बाई में वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। अब यहां पर जूल पर मीटर क्यूब कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा, कोई नहीं दिख रहा, कोई भी एक भी नहीं दिख रहा है। ठीक, अच्छा, जूल पर मीटर क्यूब नहीं दिख रही है। अब इसे हमें कन्वर्जन करते रहना है जब तक कोई मैच ना कर जाए इससे। ठीक, तो जूल लिखा जा सकता है न्यूटन इंटू मीटर बाई में मीटर क्यूब। तो 1 मीटर चला गया तो ये कितना आ गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही पास्कल कहलाता है। क्या कहलाता है? पास्कल कहलाता है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही क्या कहलाता है? पास्कल कहलाता है। तो इसका मतलब ए वाला एस से मैच कर गया। लेकिन एक और चीज है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी की यूनिट है। न्यूटन एसआई यूनिट होती है और मीटर भी एसआई यूनिट होती है। लेकिन न्यूटन के बजाय हम चाहें तो यहां डाइन भी लिख सकते हैं। डाइन सीजीएस यूनिट होती है, तो डाइन बाई में सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट जूल पर मीटर क्यूब होगी, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, या पास्कल होगी, और सीजीएस में क्या होगी? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सीजीएस में बनेगी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो एनर्जी डेंसिटी पास्कल से भी मैच करेगी, अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता उससे भी मैच करती, जूल पर मीटर क्यूब होता उससे भी मैच करती, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर उससे भी मैच करती। यानी ए वाला मैच कर रहा है पी से और एस से। तो पी और एस वाला ऑप्शन ए और सी है।
अब देखते हैं, एक तो हमने मैच करा दिया एनर्जी डेंसिटी, राइट। चलो इसे मिटाता हूं मैं। दूसरा है फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट। अब ये क्या होता है, स्प्रिंग के बारे में आप जानते होंगे। स्प्रिंग को जब खींचा या दबाया जाता है तो वो फोर्स लगाती है, बल लगाती है। उस फोर्स को हम लिखते हैं kx। ये x क्या है, जो आपने जितना उसको खींचा होगा या जितना दबाया होगा। फिर वही बात है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये अब आपके सामने हो सकता है पहली बार आया हो। यदि आपके पास ये पहली बार आया है, आपने अभी पढ़ा ही नहीं है जिंदगी में कभी फोर्स कांस्टेंट, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूं उसको दिल पे पत्थर रख के मान लेना है कि यही सही है, इसके अलावा कुछ भी सही नहीं है, ठीक है। तो k बराबर क्या हो जाएगा बताओ, F/x। F क्या होता है, न्यूटन, और बाई में मीटर, ठीक, न्यूटन बाई में मीटर। तो कहीं है न्यूटन बाई मीटर? नहीं है, यानी अभी मैच नहीं किया, ठीक। उसके बाद न्यूटन बाई मीटर, इसको कब बदलते हैं देखते हैं कुछ और। एक काम करते हैं, इसमें ऊपर नीचे मीटर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूटन बाई में मीटर, ठीक है, और इनटू में मीटर मीटर मल्टीप्लाई कर दो, तो न्यूटन इंटू मीटर कहलाता है जूल, और नीचे क्या आ गया, मीटर स्क्वायर, जूल बाई मीटर स्क्वायर। तो जूल बाई मीटर स्क्वायर भी नहीं मिल रहा है, फंस गए, ना न्यूटन मीटर मिल रहा है ना जूल बाई मीटर स्क्वायर मिल रहा है, ठीक। जो जूल है वो एसआई यूनिट है और मीटर भी एसआई यूनिट है। अगर हम इसको सीजीएस में बदल दें तो जूल के बजाय अर्ग हो जाता है। पता नहीं आप जानते हैं या नहीं जानते, हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि जो जूल है वो एसआई यूनिट है एनर्जी या वर्क की, और अर्ग सीजीएस यूनिट है। तो ये लिखा जा सकता है अर्ग बाई में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या ये अर्ग बाई सेंटीमीटर स्क्वायर से मैच कर गया? तो बी वाला किससे मैच कर रहा है, आर वाले से। अरे ये दोनों अभी बराबरी पे चल रहे हैं, देखो। सी वाला देखते हैं, ठीक है, सी वाला, ऑप्शन सी वाला, ठीक है। प्रेशर, प्रेशर का क्या होगा, प्रेशर का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा, और जिसका डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा उसका पास्कल भी जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही तो क्या कहते हैं, पास्कल। इत्तेफाक से यहां पर ए और सी ऑप्शन दोनों सेम है, इसलिए ये दोनों ही आंसर सही है, ठीक है। इत्तेफाक से दोनों सेम हो गया है, तो दोनों आंसर इज करेक्ट, राइट, ठीक है। समझ में आ गया आपके? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैं आपको एक नई चीज बताता हूं जो आपके मॉड्यूल में नहीं लिखी है, आगे लिखी है, लेकिन एक नई चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी हिंदी में कहते हैं समांगता का सिद्धांत। क्या है ये प्रिंसिपल, क्या है ये सिद्धांत? ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, कुछ है नहीं, सिंपल सी बातें हैं। देखिए, उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ा या घटाया जा सकता है आपस में जिनकी यूनिट्स क्या हो, सेम हो। अगर यूनिट सेम नहीं होगी तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि क्या मीटर में सेकंड जोड़ा जा सकता है? बोलिए, नहीं। अगर मैं आपसे कहूं 4 मीटर कपड़े में 20 सेकंड जोड़िए, कितना आएगा? मतलब ही नहीं है इसका, नॉनसेंस है, बेवकूफी है। तो देखिए, जो अलग अलग जो यूनिट्स होती हैं, अगर क्वांटिटी अलग अलग यूनिट्स वाली क्वांटिटी को ना जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता। हाँ,
मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है। अगर आपसे कहा जाए कि क्या मीटर को सेकंड से डिवाइड किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन मीटर में सेकंड ऐड नहीं किया जा सकता, मीटर में से सेकंड सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। अगर आपने कोई एक क्वांटिटी ली, उसके साथ किसी और को जोड़ा, तो डेफिनेटली इसकी यूनिट क्या होगी, सेम। और एक कोई तीसरी क्वांटिटी जो आएगी उसकी भी यूनिट वही आएगी। जैसे आप मीटर में मीटर जोड़ोगे तो मीटर ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ये कोई नई बात थोड़ी है। मैं आपसे कहता हूं अगर कि 5 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू कितना, 7 मीटर। कैसे? 5 और 2 7 हो गए, और मीटर प्लस मीटर मीटर ही रहेगा। मीटर में मीटर जोड़ोगे तो मीटर ही आएगा। ऐसा ना कर देना मीटर प्लस मीटर 2 मीटर, गलत हो जाएगा। अगर मैं कहता 5 मीटर माइनस 2 मीटर इज इक्वल टू व्हाट, बोले 0। कैसे? अरे बहुत सिंपल है जी, 5 में से 2 गया 3 और मीटर में से मीटर गया 0। नहीं, गलत है ये, ऐसा नहीं होता। 5 में से 2 गया 3 तो सही है, लेकिन मीटर में से मीटर जाएगा तो मीटर ही आएगा। तो अगर आप दो यूनिट्स, दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसका सीधा मतलब है कि उनकी यूनिट्स क्या है, सेम है। उनकी यूनिट्स सेम है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर भी वही आ रहा है जो इन दोनों की यूनिट्स है, वही आएगा। तो आप अपनी नोट्स जो बना रहे होंगे शॉर्ट नोट, उसमें एक लाइन लिख लीजिएगा, ओनली those quantities are added or subtracted, only those quantity are added or subtracted which are having same units, which are having same units, ठीक है, which are having same units, जिनके पास, जिनकी यूनिट्स क्या होंगी, सेम होगी भाइयों, उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, आइए इसी तर्ज पे एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन में कहता है कि S इक्वल टू A प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर दे रखा है इन्होंने। S इज मेजर्ड इन मीटर एंड T इन सेकेंड। S को हमने किस में मेजर किया है, मीटर में, और T को सेकेंड में। C की यूनिट बतानी, किसकी यूनिट, C की यूनिट बतानी। तो बताया जाए, आइए S बराबर क्या लिखा है, A प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, क्या यही लिखा है, देख सकते हैं, A प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। तो C की यूनिट आपसे पूछ रहा है। एक बात बताइए, सिंपल सी बात है यहां पर, कि जो यूनिट A की होगी वही BT की होगी, वही CT स्क्वायर की होगी, और वही S की होगी। समझ में आ रहा है? जो CT स्क्वायर की यूनिट होगी वही BT की होगी, वही A की होगी, वही S की होगी। कैसे पता मुझे? ये सब आपस में जोड़े जा रहे हैं, इसका मतलब इनकी यूनिट सेम होगी, तभी तो जोड़े गए होंगे। तो मैं लिख सकता हूं यूनिट ऑफ CT स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, यूनिट ऑफ S। ठीक है, हमको C की चाहिए, T स्क्वायर यानी सेकेंड का स्क्वायर। यूनिट ऑफ S मीटर आएगा, हाँ या ना? तो C की यूनिट क्या हो गई बताइए, मीटर बाय में सेकेंड का स्क्वायर। तो सिंपल है। अब यहां आप चाहो तो B की भी यूनिट पूछी जाए तो B की भी बता सकते हो, A की पूछी जाए तो A की भी यूनिट आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इट्स क्वाइट इजी, वेरी वेरी इजी। ठीक है, आई होप आप सबके समझ में आया होगा, आपके समझ में आया होगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन, राइट। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर जो यूनिट्स वाले क्वेश्चंस थे भाई और बहनों, इस वाले डीएलएफ में वो समाप्त हो गए। ठीक है, अब इसके आगे का जो है वो बताएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन छोटा सा है, मैं इसको इसमें इंक्लूड कर दे रहा हूं। ठीक है, चलो, मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था कि जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटी होती है उसको फंडामेंटल की भाषा में लिखा जा सकता है।
ठीक, एक डेराइव को किसी अन्य डेराइव की भाषा में भी लिखा जा सकता है, एक फंडामेंटल को डेराइव की भाषा में लिखा जा सकता है, लेकिन एक फंडामेंटल को दूसरे फंडामेंटल की भाषा में नहीं लिखा जा सकता। समझ में आ गया? अब यहां पर एक सवाल आपके सामने कह रहा है कि टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। टेम्परेचर को हम इनमें से किसी मतलब किसके टर्म में लिख सकते हैं? तो टेम्परेचर फंडामेंटल है या डिराइव्ड है? फंडामेंटल है। अब फंडामेंटल को डिराइव की भाषा में लिखा जा सकता है, तो क्या टेम्परेचर को लेंथ और मास की भाषा में लिखा जा सकता है? नहीं। क्यों? लेंथ भी फंडामेंटल, मास भी फंडामेंटल। क्या टेम्परेचर को मास और टाइम की भाषा में लिखा जा सकता है? नहीं, मास भी फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल। क्या टेम्परेचर को लेंथ, मास और टाइम? नहीं, लेंथ टेम्परेचर को इनमें से किसी की भी भाषा में नहीं लिखा जा सकता भाई और बहनों। क्यों? क्योंकि ये भी फंडामेंटल है। समझा गया? तो आंसर इज नन ऑफ दिस। ठीक, अभी मैं इस क्वेश्चन को अगले वाले टॉपिक से भी बताऊंगा। तो इसी के साथ यूनिट वाला जो टॉपिक है वो समाप्त हो गया, लेकिन यूनिट समाप्त नहीं हुए हैं। आप जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे चैप्टर्स आते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको यूनिट्स मिलते चले जाएंगे। तो अगर कोई इस चैप्टर में क्वेश्चन लगाते वक्त यूनिट्स आपको ना आए तो आप चिंता मत करिएगा, ठीक है? वो समय के साथ आपको आ जाएगा। एग्जाम जब देने आप जाएंगे तो सब पढ़ के ना जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि बीच में से। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, जैसे जैसे आपका समय बीतता जाएगा, टॉपिक होता चला जाएगा, वैसे वैसे मैं पढ़ाता चला जाऊंगा। सो डोंट वरी। नया टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर का, और उस नए टॉपिक का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। आप अपनी नोट्स में हेडिंग डाल लें। देखिए, जो आपके पास में मॉड्यूल है वो आपकी डिटेल्ड नोट्स है। कैसी नोट है? डिटेल्ड नोट। जो मॉड्यूल आपको मिली है ना पीडीएफ फॉर्म में, अगर आपको पीडीएफ के बजाय हार्ड कॉपी चाहिए होगा तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके मंगवा सकते हैं, ठीक है? तो डायमेंशनल जो आपको मॉड्यूल है वो आपकी डिटेल नोट है, और जो मैं अभी आपको नोट करवा रहा हूं ये शॉर्ट नोट है, ठीक? तो आप अपनी कॉपी साथ में बनाते हैं, जब भी बैठिएगा बिल्कुल डिसिप्लिन होकर के बैठिए और साथ में काम करिए, ठीक है? तो कॉपी पे लेके ऐसा बैठिए जैसे क्लास में बैठे हैं, ठीक? तो वो बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑनलाइन में डिसिप्लिन मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है ना? टीचर के बस में नहीं होता है। आप तो टीचर को जैसे चाहे वैसे देख लेते हो। तो डायमेंशनल एनालिसिस की बात करने जा रहे हैं। डायमेंशनल एनालिसिस को हम हिंदी में कहते हैं विमीय विश्लेषण, राइट? विमीय विश्लेषण। तो यहां पर 4 हम लोग क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर। उसी 4 क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे। 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस आर देयर। सवाल नंबर 1 जो आप ढूंढोगे, पहला सवाल ये होगा कि व्हाट आर डायमेंशंस? व्हाट आर डायमेंशंस? डायमेंशन क्या होती है, विमा क्या होती है? दूसरा सवाल है व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला? विमीय सूत्र क्या होता है? व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला? विमीय सूत्र क्या होता है? तीसरा सवाल कि हम विमीय सूत्र निकालते कैसे हैं? टू फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला। टू फाइंड क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला। विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। आखिर ये डायमेंशनल फॉर्मूला या विमीय सूत्र है वो पढ़ रहे हैं तो पढ़ क्यों रहे हैं? क्या इस्तेमाल है उसका? हमारे जीवन में क्या इस्तेमाल है? तो सबसे पहला सवाल है डायमेंशंस क्या है, दूसरा सवाल है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तीसरा सवाल है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते कैसे हैं, और चौथा सवाल है कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। यानी हम जो डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ेंगे, निकालना सीखेंगे, तो उसको सीख करके करेंगे क्या भैया? फायदा क्या हमारा, है ना? तो लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डायमेंशन।
सबसे पहले हम किस पे बात करने जा रहे हैं कि डायमेंशन क्या है। समझिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं डायमेंशंस के बारे में आपसे बात करता हूं कि क्या है डायमेंशन। देखिए, डायमेंशन की जो डिफिनीशन है वो फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में दोनों में इसकी अलग डिफिनीशन है। तो इसको हम थोड़ा सही से समझते हैं ताकि आपको, मैथमेटिक्स हो गया और जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं उसकी, दोनों की डिफिनीशन में फर्क है। क्या फर्क है समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं मैथमेटिक्स की डिफिनीशन है, मैथमेटिक्स के अंदर हम किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए, किसी के मोशन को डिफाइन करने के लिए, यानी कोई चल रही है बॉडी उसको डिफाइन करने के लिए, किसी बॉडी के शेप को डिफाइन करने के लिए, किसी भी चीज को डिफाइन करने, किसी की पोजीशन डिफाइन करने के लिए, किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए आप 3 एक्सिस की मदद लेते हैं, एक्स, वाई और जेड। कितनी एक्सिस? 3 एक्सिस, राइट, 3 एक्सिस की मदद। जैसे मान लीजिए मैं बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लाइन पे ऐसे चल रहा हूं, अगर मेरे से पूछा जाए कि मैं किधर जा रहा हूं तो आप बोलोगे जी ये एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, या वाई में जा रहे हैं, या जेड में जा रहे हैं। तो आपने एक एक्सिस का जिक्र किया सिर्फ, यानी मेरा जो मोशन है वो सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग है, एक एक्सिस की तरफ है, तो मेरे मोशन को बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। समझ में आ गया? मेरे मोशन को डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक एक्सिस की मदद लेनी पड़ी। लेकिन सपोज कर लीजिए कोई यहां पर छिपकली है, छिपकली मतलब हिडन बर्ड, नहीं, गलत अंग्रेजी है, लिजर्ड, छिपकली आपके घरों में होती, वो यहां से गई और ऐसे गई, यहां पहुंच गई। अब मुझे इसके मोशन को डिफाइन करने के लिए कि कहां पाई जा रही है, कैसे गई, मुझे 2 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, एक्स भी और वाई भी। यानी इसके मोशन को, छिपकली को या छिपकली के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे 2 एक्सिस की जरूरत पड़ी। क्लियर है? अगर मान लीजिए यहां कोई मच्छर होता, मॉस्किटो, ये उड़ता यहां पहुंच जाता, तो मुझे इसको डिफाइन करने के लिए 3 एक्सिस की जरूरत पड़ती, एक्स, वाई और जेड। क्लियर है? ऐसे ही मोशन नहीं, बॉडी को भी डिफाइन, जैसे कमरे को डिफाइन करना है तो 3 एक्सिस चाहिए, इस बोर्ड को डिफाइन करना है तो 2 एक्सिस में काम हो जाएगा, कोई ऐसी लंबी चीज को डिफाइन करना है तो सिर्फ एक एक्सिस चाहिए। तो मैथमेटिक्स में डायमेंशन का मतलब होता है नंबर ऑफ एक्सेस टू डिफाइन अ बॉडी। समझ में आ गया? मैथमेटिक्स में डायमेंशंस का मतलब होता है नंबर ऑफ एक्सेस। अगर आपने किसी को डिफाइन करने के लिए 2 एक्सिस का प्रयोग किया तो 2 डायमेंशनल हो गया, 3 का किया तो 3 डायमेंशनल हो गया, 1 का किया तो 1 डायमेंशनल हो गया। सिंपल सी चीज है। तो डायमेंशंस यानी विमा जो हम कह रहे हैं वो, उसका जिक्र अगर गणित में किया जाए यानी मैथमेटिकल रेफरेंस में किया जाए तो वहां पर उसका तात्पर्य एक्सिस से है, नंबर ऑफ एक्सिस से है। आई होप आप मैथमेटिक्स में जो डायमेंशंस हैं, विमा है, आप उसको समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिजिक्स के अंदर इस डायमेंशंस का मतलब कुछ और है। क्या है वो मतलब? समझिएगा, मैं आपको समझाता हूं, आई होप आप समझिए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैंने बताया, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या यूनिट को आप चाहें तो आप फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट की भाषा में लिख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जूल एक डिराइव्ड यूनिट है। यूनिट है या क्वांटिटी है? यूनिट है। इसके लिए क्वांटिटी कौन सी होती है? वर्क, कार्य, कार्य की ही, वर्क की ही यूनिट है जूल। आप जूल को चाहें तो लिख सकते हैं कैसे? आप चाहें तो जूल को लिख सकते हैं फंडामेंटल में किलोग्राम मीटर का स्क्वायर और सेकंड का पावर -2। किलोग्राम
मीटर का स्क्वायर और सेकंड का पावर -2 लिख सकते हैं आप इसको। आप जानते हो या नहीं जानते हो इसको लिख सकते हैं। आप मान लीजिए मां कसम सच कह रहे हैं, है ना। वर्क का यानी वर्क केजी किसकी यूनिट होती है? मास। मीटर लेंथ की पावर 2 आ गया, मास की पावर 1 आ गया, और सेकेंड टाइम की पावर -2। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या किसी भी फिजिकल यूनिट कह लो, क्वांटिटी या यूनिट को आप फंडामेंटल की भाषा में लिख सकते हैं। जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को या किसी भी फिजिकल यूनिट को आप फंडामेंटल की भाषा में लिख देते हैं तो फंडामेंटल पे जो पावर्स लगे होते हैं, जैसे केजी पे कितनी पावर लगी है? 1, मीटर पे 2, सेकेंड पे -2, इन पावर्स को ही डायमेंशन कहते हैं, इन घातों को ही विमा कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं पूछूं कि वर्क में मास का डायमेंशन क्या है, तो वर्क में मास का डायमेंशन 1 है। वर्क में लेंथ का डायमेंशन क्या है, तो वर्क में लेंथ का डायमेंशन 2 है। वर्क में टाइम का डायमेंशन क्या है, तो टाइम का डायमेंशन -2 है। समझ में आ गया आपके? तो मेरे बताने का मतलब यह है कि डायमेंशंस के बारे में अगर आप फिजिक्स के अंदर डिस्क्राइब करोगे, फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे, तो आप एक डिफिनेशन बनाओगे कि डायमेंशंस आर द पावर रेज्ड टू फंडामेंटल क्वांटिटीज और यूनिट्स। यानी विमा वो घाते हैं जो मूल मात्रकों या मूल राशियों पे लगाई जाती है। समझ में आ गया? एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। आपने न्यूटन का नाम सुना होगा। न्यूटन यूनिट होती है फोर्स की। न्यूटन किसके लिए होती है भाइयों बहनों? फोर्स के लिए होती है। आप पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, फोर्स के लिए होती है। न्यूटन कैन बी रिटन एज किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2। यानी फोर्स यहां पर आएगा मास और यहां आएगा लेंथ और यहां आएगा टाइम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स में लेंथ का क्या डायमेंशन है, तो आप कहोगे 1। टाइम का डायमेंशन क्या है? -2। मास का डायमेंशन क्या है? 1। तो सिंपल सी बात है, मास और लेंथ का जो डायमेंशन होगा, टाइम का जो डायमेंशन होगा, वो क्या है? इन पावर्स को ही हम क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। ठीक है? यहां पर मैथमेटिक्स के अंदर नंबर ऑफ एक्सिस को, ठीक है, तो हम लोग मैथमेटिक्स वाली चर्चा यहां नहीं करने वाले हैं। मैथमेटिक्स जहां हम यूज करेंगे वहां पर वो चर्चा करेंगे। जैसे मैं मोशन को जब डिस्क्राइब कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये 1 डायमेंशनल मोशन है, एक विमीय गति है, 2 डायमेंशनल मोशन है, ऐसे बात करेंगे। लेकिन यहां पर जो डायमेंशंस हैं वो एक्चुअली इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। क्या मॉड्यूल में मैं आपको दिखा दूं कहां पर क्या लिखा हुआ है जी? तो द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट टू विच द बेस क्वांटिटी और यूनिट्स आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। जैसे यहां पर देखिए सब लिखा हुआ है, ठीक है, सब जूल का लिखा हुआ। अब मैं आपसे पहले सवाल पे मैंने आपको बता दिया कि डायमेंशंस कहते किसे। अब दूसरा सवाल, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला? देखिए, डायमेंशंस को दर्शाने के लिए, डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला बनाते कैसे हैं उस पर बाद में बात करेंगे। तो एक फॉर्मूला बनाएंगे, उसी फॉर्मूला को हम क्या कहेंगे? डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला। उस फॉर्मूले की मदद से हम डायमेंशंस आराम से जान जाएंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को बनाने के लिए कुछ सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, वो सिंबल क्या है भाई और बहनों? देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने मास लिया, समझ में आ रहा है, उसका सिंबल m होगा। लेंथ लिया आपने, लेंथ का सिंबल l होगा। टाइम है, टाइम का सिंबल t होगा। टेम्परेचर है, टेम्परेचर का सिंबल या तो थीटा ले लो या तो k ले लो।
करंट है, करंट का सिंबल क्या होगा? ए होगा। समझ में आ रहा है? अब यहां पर एक बात और सुनिए, ये सब जो मैंने लिखा है ये सब क्वांटिटी लिखी है, ठीक। अगर यूनिट लिखा होगा तो भी सिंबल यही होगा। जैसे मास की कोई यूनिट लिखी है, मास की यूनिट किलोग्राम, सिंबल एम। मास की यूनिट ग्राम, उसका भी सिंबल एम ही होगा। मास की किसी भी यूनिट का सिंबल एम होगा। पाउंड एम ही होगा। लेंथ में किसी भी यूनिट का सिंबल एल होगा। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी, माइल्स, कुछ भी हो। टाइम, सेकेंड, आवर, ईयर, सबका टी होगा। टेम्परेचर किसी में नापा जाए थीटा या के होगा। करंट किसी में नापा जाए ए होगा। समझ में आ गया आपके? तो कहने का मतलब यह है कि यूनिट्स के हिसाब किताब में थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। यूनिट अलग अलग होगी तो सिंबल सेम ही आएगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, एक निश्चित क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे किलोग्राम मास को, ग्राम भी मास को, पाउंड भी मास को, टन भी मास को। तो जो मास को रिप्रेजेंट करेगा जो भी यूनिट, उसका एम ही लिखोगे आप। अब जैसे अभी मैंने जूल लिखा था, जूल बराबर क्या लिखा था? किलोग्राम 1, मीटर की पावर 2 और सेकेंड की पावर -2। तो यहां पर हो जाएगा m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2। ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट का। समझ में आ गया? आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम इसे कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन समझ गए होंगे और डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप समझ चुके हैं। आइए मॉड्यूल भी पढ़वा देते हैं साथ साथ में। लिखा हुआ है द डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज दैट एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट हाउ एंड विच ऑफ द बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंक्लूडेड इन दैट क्वांटिटी। It is written by enclosing the following symbols for base quantity with appropriate power in square bracket. मास के लिए, लेंथ के लिए, टाइम, करंट के लिए, टेम्परेचर, थीटा के। ठीक है, ये जो बातें मैंने बोली वही बातें इसमें लिखी, अंग्रेजी में लिखी। राइट। अब हम लोग क्या सीखेंगे? मेरा पहला सवाल क्या था, आपको याद आ रहा है? डायमेंशंस क्या है, राइट। मेरा दूसरा सवाल क्या था? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो मैंने इन दोनों सवालों का आपको जवाब दे दिया। मेरा तीसरा सवाल क्या है? टू फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला आखिर निकाला कैसे जाता है, राइट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखने जा रहे हैं हम लोग। बताता हूं मैं आपको हाउ टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। देखिए, मैं आपको एक मूल मंत्र बताता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का एक मूल मंत्र यह है कि आपको जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का, जिस भी भौतिक राशि का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, उसका मेन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मेन फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लोगे। मेन फॉर्मूला नहीं पता है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं निकाल पाओगे। ठीक, समझ में आ गया? कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए हम लोग क्या करते हैं, मैं एक एक करके एक एक चैप्टर से शुरू करूंगा। मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। पहली कैटेगरी में आपको कॉमन, मतलब जनरल क्वांटिटीज लेंगे, मतलब जो सामान्य भौतिक राशियां। उसके बाद मैं आपको कांस्टेंट्स के बारे में बताऊंगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज के बारे में बताएंगे, जिसकी विमा होती ही नहीं है, डायमेंशंस होते ही नहीं है। और फिर मैं बात करूंगा अलग अलग टर्म्स के बारे में। तो चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है, मैं धीमे 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 आपको बताते चला जाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम जनरल क्वांटिटीज। तो आप अपनी नोट्स में हेडिंग डालिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम जनरल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जनरल फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। चलिए, सबसे पहला बहुत आसान से हम लोग शुरू करेंगे और इसमें सबसे पहली बात मैं करने जा रहा हूं स्पीड की। किसकी? स्पीड की।
ठीक है, स्पीड की स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है भाई बहनों, समझिएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? एक तरह की लेंथ है, एक तरह की लंबाई है। तो डिस्टेंस के लिए आप डायमेंशन लिखोगे l, डिस्टेंस के लिए क्या डायमेंशन लिखोगे? l, और टाइम के लिए t। ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? l t -1। समझ में आ गया? l t -1। अब आपको ये मेन फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो आप ये डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिख सकते हो। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, m की पावर 0 l t -1, ऐसे भी लिखा जा सकता है। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यहां मास उपलब्ध नहीं है, यानी मास का डायमेंशन क्या है? 0 है। तो मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, राइट। LT -1, ठीक है, तो कॉमन सेंस है, स्पीड का आपके समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं दूसरे नंबर पे वेलोसिटी, राइट। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बटा समय। तो जो विस्थापन है यानी डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक तरह का लेंथ होता है, तो उसका डायमेंशन हो जाएगा l और टाइम का t हो जाएगा। अल्टीमेटली इसका भी LT -1 आएगा। क्लियर? जब आप छोटी क्लासेस में रहे होंगे तो आप स्पीड और वेलोसिटी यानी चाल और वेग एक ही चीज समझते होंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं स्पीड अलग चीज होती है और वेलोसिटी अलग चीज होती है। आपको धीमे धीमे पता चलेगा, लेकिन डायमेंशनली दोनों क्या है? सेम है। डायमेंशंस दोनों के क्या है? सेम है। कोई दो क्वांटिटी डायमेंशनली सेम हो यानी उनकी विमा सेम हो, विमीय सूत्र सेम हो, तो जरूरी नहीं कि वो दोनों सेम ही क्वांटिटी हो। दोनों अलग अलग क्वांटिटी का भी डायमेंशन सेम हो सकता है। तो आप इसे साथ में नोट करते चलिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तीसरा, वेलोसिटी के बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी त्वरण कहते हैं इसको हिंदी में। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय में चेंज इन टाइम। मैं आपको पहले 11th वाले सारे फॉर्मूला का बता दे रहा हूं, फिर मैं 12th वाले पे आऊंगा। ठीक है, और फिर वही बात है, जब आप इसको निकालोगे डायमेंशन फॉर्मूला को, तो बहुत से फॉर्मूला आप नहीं जानते हो, तो धीमे धीमे आप जान जाओगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आएगा? वही आएगा जो वेलोसिटी का आता है, यानी वेग का आता है। वेग का फॉर्मूला, वेग का डायमेंशन क्या है? LT -1, और समय का t होगा। क्लियर है? समय का t होगा, और ये t ऊपर जाएगा तो भाइयों बहनों क्या बन जाएगा? LT -2। LT -2, ये एक्सेलरेशन का हो गया। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, LT -2, एक्सेलरेशन का LT -2। ठीक है, एक्सेलरेशन के बाद आता है चौथे नंबर पे फोर्स। कौन आता है? फोर्स। ठीक है, फोर्स, फोर्स यानी बल। आप लोगों ने फोर्स के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। मास का होता है m और एक्सेलरेशन का होता है LT -2। तो फोर्स का क्या बन गया? m LT -2, m LT -2। ठीक है, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट, फोर्स के बाद लीनियर मोमेंटम। लीनियर
मोमेंटम, हिंदी में कहते हैं इसको रेखीय संवेग। अब लीनियर मोमेंटम क्या चीज होती है, ये भी आप लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। लीनियर मोमेंटम ये बताता है कि कोई भी बॉडी कितना ज्यादा चलने के लिए तैयार है। लीनियर मोमेंटम एक्चुअली प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, मास और वेलोसिटी का। तो मास का डायमेंशन क्या होता है, m होता है, और वेलोसिटी का क्या होता है, lt माइनस 1 होता है। तो इस लिहाज से अगर आप देखते हैं तो मोमेंटम का क्या बन के तैयार हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला लीनियर मोमेंटम का, mlt माइनस 1, mlt माइनस 1, ठीक है, mlt माइनस 1। क्लियर? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं धीमे धीमे। तो हमने लीनियर मोमेंटम का भी निकाल लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे वर्क का या फिर एनर्जी का। वर्क का या एनर्जी दोनों एक ही बात है। वर्क या एनर्जी का मतलब हो गया, वर्क या एनर्जी का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सही है। तो फोर्स का क्या होगा, m l t माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट का l। तो अल्टीमेटली क्या बन के तैयार हो गया ये, m l2 t माइनस 2। वर्क या एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा ml2 t माइनस 2, राइट? क्लियर? ml2 t माइनस 2, ठीक है। नेक्स्ट वर्क या एनर्जी, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप आपके। कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, किसी भी तरह की एनर्जी हो, हम कोई भी ऊर्जा ले लें, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी, अगर एनर्जी है तो उसका डायमेंशनल फार्मूला ml2 t माइनस 2 होगा। समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, राइट, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं त्वरण, सॉरी आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी को कहते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है 1 बाई टाइम पीरियड, 1 बटे आवर्तकाल। तो 1 का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, आवर्तकाल का t के बराबर होगा, ये अल्टीमेटली बन के तैयार होगा t माइनस 1। समझ में आ गया आपके? तो ये है फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन। फ्रीक्वेंसी के बाद आएगा एंगुलर वेलोसिटी। क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, राइट। एंगुलर वेलोसिटी का ही एक नाम होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये दोनों एक ही नाम है, मतलब एक ही चीज के नाम। एंगुलर वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं कोणीय वेग, राइट, कोणीय वेग। अब ये क्या भला होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, कैसे पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे, राइट, तो कुछ एंगल बनाता रहता है ये सेंटर पे, पर सेकंड जितना एंगल बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू के बराबर, 2 पाई न्यू के बराबर। 2 पाई का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होगा t माइनस 1, यानी इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है जो फ्रीक्वेंसी का होता है। यानी फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी डायमेंशंस के आधार पे सेम होते हैं। आपको बहुत से ऐसे मतलब क्वांटिटी मिलेगी, भौतिक राशि मिलेगी जो पहली बार मिलेगी, चिंता नहीं करना है आपको, मैंने पहले ही कह दिया। मेन फॉर्मूला आप धीमे धीमे आगे चल के पढ़ते चले जाओगे।
बस आपको यह समझना है कि यार हमको अगर फॉर्मूला पता है तो हम डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाल रहे हैं, यही सीखना है आपको यहां पर। चलिए नेक्स्ट की बात करता हूं मैं आपसे, और वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हिंदी में कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। क्या बला है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया? जड़त्व आघूर्ण। कोई भी ऐसी चीज जो घूमने वाली हो, रोटेट करने वाली, जैसे आपके घर में दरवाजा लगा घूम रहा है, साइकिल घुमाते हैं ऐसे हैंडल, तो जिस एक्सिस, जिस अक्ष के अबाउट वो घूमता है, उस अक्ष से, उस एक्सिस से कुछ दूर तक मास फैला होता है। नहीं समझे आप? जैसे आपके घरों में दरवाजा लगा है ना, तो दरवाजा का मास फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ है? आप ऐसे घुमाते हो, निकालते हो, तो ये जो मास है और ये जो फैलाव है, मास और इस दूरी का जो स्क्वायर होता है, इसी को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी एक बात समझ में आ गई, जिसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही घूमेगा, जिसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा वो नहीं घूमेगा, नहीं रोटेट करेगा। मास इंटू दूरी का स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मास का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला? m, और दूरी का L2, तो ये अल्टीमेटली क्या बन के तैयार हो गया? mL2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ? mL2 हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। नेक्स्ट क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम। क्या चीज है? एंगुलर मोमेंटम, या एंगुलर मोमेंटम से पहले एक दूसरी क्वांटिटी, टॉर्क। टॉर्क को ही कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स, टाउ। मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टाउ, समझिएगा। टॉर्क यानी मोमेंट ऑफ फोर्स, दोनों एक ही बात है। हिंदी में कहते हैं बल आघूर्ण। सिंपल सी बात है, जब आप किसी भी चीज को रोटेट कराते हो, ओपन कराते हो, जैसे आपके घर में दरवाजा है, तो दरवाजा फोर्स लगाने से ओपन नहीं होगा सिर्फ, या पंखा है, मान लो पंखा आपके घर में है और सप्लाई नहीं दी गई है, पंखे या दरवाजा ही है, चलो मान लीजिए दरवाजा है, ये दरवाजा है, आप दरवाजे पर ऐसे फोर्स लगाइए तो ये नहीं खुलेगा, लेकिन ऐसे लगाइए तो खुल जाएगा, ऐसे खुले, लेकिन ऐसे नहीं खुलने वाला है। क्यों? फोर्स लगाना तो है, किसी चीज को घुमाने के लिए फोर्स लगाना है, लेकिन एक्सिस की तरफ नहीं लगाना है, एक्सिस से कुछ दूर लगाना है। जैसे कब्जा है और ये दरवाजा है, देखो ये जैसे ये रॉड को कब्जा मान लो, ये दरवाजा मान लो, मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये नहीं घूमेगा, लेकिन ऐसे लगाऊंगा तो घूम जाएगा। तो जो मेरा फोर्स होना चाहिए वो एक्सिस की तरफ ना होकर के कहीं और होना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स इनटू वो जो दूरी होती है उसी को हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। फोर्स का डायमेंशन होता है mLT-2 और r का होगा L, ये अल्टीमेटली बन के तैयार होगा mL2T-2। क्या इसका डायमेंशन वर्क के बराबर है कि नहीं है? देखो ना, यानी मैं ये कह सकता हूं कि डायमेंशंस के आधार पे, विमा के आधार पे टॉर्क और वर्क बराबर होते हैं, लेकिन टॉर्क और वर्क एक ही चीज नहीं है। ये बराबर किस आधार पे है? डायमेंशंस के आधार पे, लेकिन एक्चुअली बराबर नहीं है, सेम चीज थोड़ी, अलग अलग। नेक्स्ट लेकर के चलते हैं। एंगुलर मोमेंटम इसके 10 हुआ है। इसके बाद आएगा एंगुलर मोमेंटम। कौन सा आ गया भाई और बहनों? एंगुलर मोमेंटम। हिंदी में कहते हैं रेखीय कोणीय संवेग। कोणीय संवेग।
अब होता क्या है कि कोई भी चीज जो घूम रही है एंगल तय कर रही है, राइट, ये सुनो, एंगल तय कर रही है, उसी का जो मोमेंटम होता है उसे हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। और एंगुलर मोमेंटम के कई एक फॉर्मूले होते हैं, जैसे एक फॉर्मूला होता है आई ओमेगा, एक फॉर्मूला होता है एमवीआर। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए कोई भी एक फॉर्मूला चलेगा, पर शर्त है फॉर्मूला सही होना चाहिए, गड़बड़ सड़बड़ ना हो। तो आई का मोमेंट, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला अभी निकाला आपने ml2, और ओमेगा का निकाला था t-1। तो क्या बन के तैयार हो गया जरा बताइए मुझे, ml2 t-1। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला आया ml2 t-1। राइट, नेक्स्ट, ठीक है। तो टॉर्क भी हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो गया, एंगुलर मोमेंटम भी हो गया। चलो नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसको अब आप लोगों के सामने सब नया नया आएगा। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हिंदी में कहेंगे, ये क्या बला है पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आप सब जानते हैं कि धरती मां या कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास है, उसके चारों तरफ एक फील्ड होता है, उसका अपना एक फील्ड है जिसमें वो किसी पे फोर्स लगाती है। जैसे आप इस पेन को छोड़ेंगे तो धरती मां फोर्स लगाएगी नहीं लगाएगी। तो ये जो जगह है, ये जो इलाका है, यही ग्रेविटेशनल फील्ड है, गुरुत्वीय क्षेत्र है। और कितनी तगड़ी फील्ड है, कितना स्ट्रांग है, कितना ज्यादा फोर्स लगा रही है, कम लगा रही है, उसको बताने के लिए क्वांटिटी होती है भाई और बहनों। और इस क्वांटिटी को हम लिखते कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाई में मास। क्या फॉर्मूला है, फोर्स बाई में मास। तो फोर्स का क्या होता है, ml(t-2) और मास का होता है m, कैंसिल होकर के कट गया तो आ गया L(t-2). जरा गौर करिए, L(t-2) किसी और का भी आया था, बिल्कुल L(t-2) आया था एक्सेलरेशन का, त्वरण का, यानी एक्सेलरेशन का और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आता है। क्लियर? नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बाद एक नया टर्म है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हिंदी में कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हिंदी में कहते हैं गुरुत्वीय विभव। जैसे आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, अरे वोल्टेज नापते हैं कि नहीं नापते हो आप लोग, उसी तरीके से ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी होता है। बहुत ज्यादा आपको डिटेल अभी नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि आप लोग आगे चल के चैप्टर पढ़ोगे पूरा डिटेल है। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है उसका फार्मूला होता है वर्क बाई में मास। वर्क बाई में मास, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2t-2 और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला, मास का m होगा, m से m कट जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए मुझे, L2t-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, गुरुत्वीय विभव। ठीक, नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझ में आ गया होगा आपके। एक बात आपको क्लियर हो रही होगी ना धीरे धीरे कि अगर हमको मेन फॉर्मूला पता है तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला फट से निकाल दे रहे हैं, लेकिन अगर मेन फॉर्मूला ही नहीं पता हो तो नहीं निकाल पाओगे। समझ आ गया, कोई मतलब ही नहीं है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सॉरी क्वेश्चन कह रहा हूं, नेक्स्ट क्वांटिटी। ये सब 11th की चल रही है, सब 11th वाले चैप्टर से। प्रेशर, प्रेशर मतलब होता है दबाव, जानते ही हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रेशर। डायमेंशन क्या बैठेगा फोर्स का बताओ, ml(t-2) और एरिया का क्या हो जाएगा, L2। अल्टीमेटली ये बन जाएगा क्या, ml-1t-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया।
ठीक। नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला, प्रेशर के बाद आता है एक नई क्वांटिटी स्ट्रेस, हिंदी में कहते हैं प्रतिबल। स्ट्रेस को हिंदी में कहते हैं प्रतिबल। ठीक, ये भी आप पढ़ोगे 11th वाले चैप्टर में, इलास्टिसिटी। प्रतिबल क्या चीज होती है? जब आप किसी भी चीज को के रूपरेखा को बदलना चाहते हो, उसके शेप साइज को बदलना चाहते हो, तो वो विरोध करती है। जो विरोध में वो फोर्स लगाती है पर यूनिट एरिया, जो विरोध में फोर्स लगाती है पर यूनिट एरिया, उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt-2, और एरिया का होता है L2। ये क्या आ जाएगा? ml-1t-2। क्या प्रेशर और स्ट्रेस डायमेंशनली सेम आए हैं? बिल्कुल आए हैं, लेकिन दोनों सेम चीज नहीं है भाई और बहनों, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो स्ट्रेस हो गया, प्रेशर हो गया, उसके बाद स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेन हिंदी में कहते हैं विकृति। जब भी किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो तो उसके शेप साइज में बदलाव हो जाता है। जैसे लंबाई, आपने ऐसे फोर्स लगाया तो लंबाई बड़ी हो गई, खिंच गई। तो जो लंबाई में बदलाव होता है और बाई में ओरिजिनल लंबाई होती है, उसी को हम स्ट्रेन कहते हैं। जैसे आपने खींचा तो लंबाई बढ़ गई। हो सकता है आपके फोर्स लगाने से वॉल्यूम बदल जाए, तो वॉल्यूम में चेंज बाई में ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब कोई भी साइज बदले बाई में ओरिजिनल साइज, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेन। तो चेंज इन लेंथ का आएगा L, और ओरिजिनल लेंथ का भी आएगा L। ये आ गया L0, यानी यहां कोई डायमेंशन ही नहीं है, ये विमाहीन राशि है, डायमेंशन लेस है। समझ में आ रहा है आपको? 17 नंबर। नेक्स्ट, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, ये नया क्वांटिटी, ये सब आ रहा होगा आप लोग के सामने। या फिर बल्क मॉडुलस, बल्क्स मॉडुलस, या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तीन नाम आपके सामने आए हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हिंदी में कहते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक, ये कहते हैं। आप समझिएगा क्या है ये सब। मैंने अभी अभी आपको बताया, इलास्टिसिटी एक गुणधर्म होता है। हर मैटर के पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप उसका साइज बदलना चाहोगे तो वो विरोध करेगी। ये जो विरोध होता है, इसी प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये तीन क्वांटिटी होती है। आपको बहुत डिटेल फिर नहीं करना है, यहां पर सिंपल फॉर्मूला जान लेना। इनमें से किसी का भी ए फॉर्मूला सेम होता है और दैट इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस बाय में स्ट्रेन। अभी अभी आपने स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला, ml-1t-2 बाय में स्ट्रेन का L की पावर 0। अल्टीमेटली ये क्या बन के तैयार हुआ? ml-1t-2। हाँ या ना? यानी यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का भी डायमेंशन फॉर्मूला वही आया है जो स्ट्रेस का आया है, या कह लो प्रेशर का आया है। देखो ना, प्रेशर और स्ट्रेस का भी तो सेम आया है, वही इसका भी आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 18 नंबर। नेक्स्ट, राइट, टेंशन, तनाव। समझिएगा, जब आप किसी भी डोरी पर को एक जगह फिक्स कर दो और आप उसको फोर्स लगाओ, तो डोरी खिंच जाती है, तन जाती है, स्ट्रेट हो जाती है, उसमें हर जगह एक फोर्स डेवलप हो जाता है। उसी फोर्स का नाम टेंशन है या तनाव है। जब डोरी में हर जगह क्या डेवलप हो जाता है? फोर्स। उसी फोर्स का नाम क्या है? टेंशन। यानी है क्या ये? अ टाइप ऑफ फोर्स, अ टाइप ऑफ फोर्स। तो टेंशन का वही होगा जो फोर्स का होगा। तो फोर्स का क्या होता है? mlt-2। ठीक है, mlt-2। उसके बाद 19 नंबर पे ला रहे हैं एक नया क्वांटिटी, सरफेस टेंशन। इन दोनों में फर्क है बहुत ज्यादा। यह पृष्ठ तनाव
या सरफेस टेंशन है और ये सिर्फ टेंशन है, दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है भाई और बहनों कि ये जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक भौतिक राशि है जो लिक्विड की प्रॉपर्टी को बताती है, लिक्विड की। जैसे कोई सूप है, सोप का सॉल्यूशन है, पानी है, इन सबके अंदर एक खूबी होती है। खूबी क्या है? जब उसको फैलाओगे तो वो कम से कम एरिया को ऑक्युपाई करती है, यानी वो स्फेरिकल शेप को ऑक्युपाई करती है, स्फेरिकल शेप को हासिल करती है। जैसे आप किसी भी सोप का एक फिल्म लो, फूको तो बबल बनेगा गोल। क्यों गोल ही बन रहा है? सरफेस टेंशन। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स बाई में लंबाई। किसके बराबर? फोर्स बाई में लंबाई। फोर्स का डायमेंशन होता है mlt - 2 और L का होता है L, कैंसिल हो गया L से L, तो क्या आएगा? mt - 2। आप समझ सकते हैं। तो टेंशन का mlt - 2 और सरफेस टेंशन का mt - 2। नो प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप आप सरफेस टेंशन का भी समझ चुके हैं। एक और क्वांटिटी यहां पर आपको मैं बता देता हूं, दैट क्वांटिटी इज पावर। वो बीच में ही छूट गई थी। पावर यानी सामर्थ्य बराबर होता है, पावर बराबर होता है वर्क अपॉन में टाइम। वर्क का डायमेंशन क्या होता है? ml2 t - 2 और टाइम का t होता है, तो ये आ जाएगा ml2 t - 3। पावर, सामर्थ्य हिंदी में कहते हैं। वर्क बाई में टाइम को ही हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो टेंशन का समझ में आया होगा, सरफेस टेंशन का भी आपके समझ में आया। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मैंने बता दिया। तो मैंने आपको कुछ क्वांटिटीज बताई है भाइयों और बहनों, और ये सब क्वांटिटीज आपको मैंने 11th की बताई है। सब जितनी भी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है 11th की बताई है। अभी हम लोग 12th वाले पोर्शन पे नहीं पहुंचे हैं। बहुत से कांस्टेंट्स बीच में आएंगे, बहुत से अलग अलग और क्वांटिटी है, उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे और इसे हम अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगले टर्न पे, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग मुलाकात करेंगे। आपके पास में जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल में आप देखोगे तो ये सब लिखा हुआ, जितना मैंने निकलवाया सब निकाला हुआ। देखो सरफेस टेंशन है, यंग मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है, सबका लिखा हुआ है, ठीक है। जिसका बाकी होगा या होगा वो सब मैं आपको अगले टर्न पे कराऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले टर्न पे, और तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू।